Hello students, welcome to General Pharmacy class. I hope you are doing well. I am Dr. Sarika Gupta and today I am going to start Introduction of Pharmacy Profession with respect to industry and organization. So basically इस लेक्चर में जो हमें पढ़ना है कि फार्मेसी प्रोफेशन में इंडस्ट्रीज़ और ऑर्गेनाइजेशन का इवोल्यूशन कैसे हुआ और इसके माइलस्टोन्स क्या क्या रहे हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं 19th सेंचुरी में. अर्ली 19th सेंचुरी मीन्स 1901-1902 में. बेसिकली उस टाइम पर ब्रिटिशर्स का रूल था और ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए एलोपैथिक मेडिसिन्स को इम्पोर्ट करवाते थे फ्रॉम जर्मनी एंड यूके. So Britishers used to import allopathic medicines from Germany and UK. इसके बाद इन्होंने यही ऐसे ही फर्स्ट तो उन्होंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए इंपोर्ट करवाई, देन ये प्रैक्टिस में आ गया और उस टाइम पर हमारी एलोपैथिक मेडिसिन्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं होती थी. देन 1901 में सबसे पहले इस्टेब्लिश हुई BCPW मीन्स बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स. एक रिसर्च इंस्टीट्यूट था कलकत्ता में और ये इस्टेब्लिश किया गया आचार्य पीसी रॉय के थ्रू. और आचार्य पीसी रॉय उस टाइम पर रिसर्च कर रहे थे कुछ. इसके आचार्य पीसी रॉय के साथ और भी उनकी टीम थी, बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो कि रिसर्च कर रहे थे कुछ डिसीजेस पे सच एज टाइफॉइड, कोलेरा एंड मलेरिया. और उस टाइम पर स्टार्ट हुई धीरे धीरे प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन, मॉडर्न फार्म मेडिसिन्स. ठीक है, तो उस टाइम पर स्टार्ट हुआ मेडिसिन्स का, जो मॉडर्न मेडिसिन्स थी मीन्स एलोपैथिक मेडिसिन्स का थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था. कब हुआ था? 1901 में सबसे पहले इस्टेब्लिश हुई हमारी BCPW बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स, जो कि कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुई थी बाय आचार्य पीसी रॉय. ओके, इसके बाद हम देखते हैं 1904 से लेके 1907, 1904 से 1907 के बीच में मीन्स इन 3 साल में और हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट जो थे वो इस्टेब्लिश हुए, जिसमें कि आपका था हॉफकिन इंस्टीट्यूट, किंग इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट और आपका पास्टर इंस्टीट्यूट. तो बेसिकली 4 रिसर्च इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया गया विद इन 3 ईयर्स, जिनमें हॉफकाइन इंस्टीट्यूट, किंग इंस्टीट्यूट, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट और पास्टर इंस्टीट्यूट मेंशन्ड है. आफ्टर दैट इन 1930 में जो हमारे पीसी रॉय सर रिसर्च कर रहे थे कुछ डिसीजेस पे, उन्होंने स्टार्ट किया सबसे पहले टिटनेस एंटीटॉक्सिन मीन्स वी कैन से कि एक वैक्सीन को उन्होंने प्रोड्यूस किया और वो वैक्सीन यूज़ की गई 1930 में सबसे पहले प्रोड्यूस हुई, जो कि टिटनेस की वैक्सीन थी. ठीक, आफ्टर दैट इन 1939, तो अप्रॉक्सीमेटली ये 19th सेंचुरी से 40 साल के पीरियड में जो सिनेरियो देखा गया उस टाइम तक 13% मेडिकल रिक्वायरमेंट मेट बाय द इंडिजिनस प्रोडक्शन, रेस्ट बाय इम्पोर्ट. मतलब कहने का ये है कि 13% जो मेडिसिन्स थी वो इंडिया में प्रोड्यूस की जाने लगी और उसके अलावा जो बाकी मेडिसिन्स थी उनको अभी भी इम्पोर्ट कराया जा रहा था जर्मनी और यूके से. ठीक, उसके बाद आया हमारा वर्ल्ड वॉर सेकेंड. और वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो था उसका पीरियड बेसिकली 1939 से 45 ईयर्स के बीच में वर्ल्ड वॉर चला है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर. और ये वर्ल्ड वॉर था, ये बेसिकली हमारे लिए बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आया. इस टाइम पर 1939 के ईयर में बेसिकली हम प्रोड्यूस करने लगे थे कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स, एंटी लेप्रोटिक. कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स आर दोज एजेंट्स विच आर यूज्ड टू ट्रीट द कैंसर. एंटी-लेप्रोटिक आर द मेडिसिन्स और द ड्रग्स विच आर यूज्ड इन लेप्रोसी जिसे हम कोड भी कहते हैं, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है. सम एल्कलॉइड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स एंड कोलॉइडल प्रिपरेशंस लाइक सस्पेंशन एंड इमल्शंस. ठीक है, तो इन कुछ ड्रग्स को प्रिपेयर या प्रोड्यूस किया जा रहा था उस टाइम पर इंडिया में. बट इंडियन फार्मा इंडस्ट्री विटनेस्ड अ ग्रेट लॉस.
लेकिन जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पर इंडियन फार्मा इंडस्ट्री जो थी उसको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ और ये सारा प्रोडक्शन को सील कर दिया गया। क्यों सील किया गया? बिकॉज उस टाइम पर बहुत ज़्यादा जो डिमांड थी वो एंटीबायोटिक्स की थी, लोग हार्म हो रहे थे वॉर में, और उस टाइम पर जो मेडिसिन चाहिए थी वो क्या चाहिए थी? एंटीबायोटिक्स चाहिए थी। तो इंडियन जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी उन्होंने बेसिकली क्या किया, एंटीबायोटिक्स को प्रिपेयर करना या प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, और जो उसके लिए बल्क ड्रग्स चाहिए थे वो बल्क ड्रग को इंपोर्ट कराया जा रहा था उस टाइम पर, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं था कि हम जो हमारे एक्टिव ड्रग्स हैं, या एक्टिव ड्रग को हम थेरेप्यूटिक ड्रग्स भी कहते हैं, और थेरेप्यूटिक ड्रग्स आर दोज केमिकल एंटाइटीज विच आर यूज टू ट्रीट द पर्टिकुलर डिसीज़, और उस थेरेप्यूटिक ड्रग से हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी डोजेस फॉर्म में, या मेडिसिन हम कह सकते हैं उसको कॉमन लैंग्वेज में, तो मेडिसिन में कन्वर्ट करते हैं, तब उसके बाद हम उसको एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक, तो ये पॉसिबल नहीं था, तो बल्क ड्रग्स जो थे वो इंपोर्ट कराए जा रहे थे और मैन्युफैक्चर किया जा रहा था डायरेक्ट डोजेस फॉर्म। इसके अलावा कुछ जो थेरेप्यूटिक एजेंट्स थे वो एक्सट्रैक्ट किए जा रहे थे फ्रॉम द प्लांट सोर्सेज। क्यों? क्योंकि इंडिया हमारा वैसे ही प्लांट्स में बहुत आगे है, तो प्लांट्स से जो भी थेरेप्यूटिक एजेंट्स ऑब्टेन हो रहे थे उनको एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के थ्रू ऑब्टेन किया जा रहा था। ठीक, उसके बाद आफ्टर 1939 से लेके 45 के बाद, मीन्स आफ्टर 45, इस टाइम पर प्रोड्यूस किए जाने लगे गैलेनिकल्स, सिंपल फॉर्मुलेशंस एंड फ्यू वैक्सीन्स एंड सीरा। तो अब आप लोग कहेंगे कि व्हाट इज़ गैलेनिकल्स? तो बेसिकल्स होते क्या हैं? द टर्म्स डिराइव्ड फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक फिजिशियन गैलेन। ये गैलेन एक फिजिशियन थे जो कि ग्रीक के रहने वाले थे, हु हैड गिवन द ट्रेडिशनल मेथड फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ मेडिसिन्स विच इंक्लूड्स। ठीक है, तो इन्होंने मेडिसिन्स को फॉर्मुलेट करने के मेथड दिए थे जो कि एक्सट्रैक्शन मेथड थे, और ये 4 मेथड थे: इन्फ्यूज़न, डिकॉक्शन, मैसिरेशन एंड परकुलेशन। तो कोई भी ऐसी मेडिसिन जो कि इन 4 में से किसी भी एक प्रोसेस के थ्रू एक्सट्रैक्ट की जा रही है तो उसको हम गैलेनिकल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये अभी हमने देख लिया कि ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस क्या चल रहा था। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। ठीक है, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में क्या हुआ कि जब 48 मीन्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, और उसके बाद 1948 में, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट हुए थे 1948 में, तो उसके बाद जो एरा कहलाया वो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा कहलाया। और उस टाइम तक हमारी एक, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट थे तो हमारी एक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो गई थी और गवर्नमेंट जो थी वो फ्रीली अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाने के लिए फ्री थी। तो उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया अ 5 ईयर प्लान। ठीक है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट होती है वो 5 ईयर के लिए इलेक्ट की जाती है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 ईयर प्लान निकाला जिसको कि कहा गया, जो बेसिकली ये वाला जो एरा था इसको बेसिकली कहा गया इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया गया और मेडिसिन्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ हमारे इंडिया में, ताकि हम इंपोर्ट पे कम से कम डिपेंड रहें। ठीक है, तो इस वाले एरा को, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा को बोला गया इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे 1954 में। 1954 में, जैसा कि मैंने आपको बोला, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा था, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया गया। तो सबसे पहले इस्टेब्लिश की गई हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, बिकॉज एट दैट टाइम देयर वाज द डिमांड ऑफ एंटीबायोटिक्स। फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, और इसका नाम भी हिंदुस्तान रखा गया अपने देश के नाम पर। और ये बेसिकली असिस्ट की गई थी, मीन्स इसमें जो हेल्प थी वो की थी WHO ने। WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत बड़ी वर्ल्ड लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है। एंड यूनिसेफ मीन्स यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने इस हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड को असिस्ट किया था, जिसमें कि ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि
कम से कम हम इंपोर्ट पे डिपेंड रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर सकें और उन प्रोड्यूस की हुई मेडिसिन को लो कॉस्ट पर अवेलेबल करा सकें पेशेंट्स को। ठीक है, तो ये इस ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल किया जा रहा था। उसके बाद हमारा आया आफ्टर 5 ईयर्स, अगर हम देखें तो सेकेंड 5 ईयर प्लान आया, जिसमें कि एक और इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश किया गया, दैट इज़ IDPL। और IDPL मीन्स इंडियन ड्रग्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, जिसको इस्टेब्लिश किया गया और इसको असिस्ट किया गया था बाय USSR। तो ये USSR क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तो बेसिकली ये बहुत बड़ा नेशन था जिसमें कि 18 कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी, जिसमें सबसे बड़ी कंट्री रशिया अवेलेबल थी। तो ये जो कि 1991 में डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी, मीन्स सारी कंट्रीज़ को अलग अलग कर दिया गया था इसमें। तो ये USSR के थ्रू असिस्ट की गई थी नेक्स्ट 5 ईयर में जो इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की गई थी IDPL। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बताऊं, ये जो USSR ऑर्गेनाइजेशन है ये आज के समय पे अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 1991 में डिज़ोल्व हो गई। आज के समय में ये इंडिविजुअल कंट्रीज़ हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आते हैं 1970s में। अब 1970s में बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा कि बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे मेडिसिन सेल आउट हो रही थी, जो कि पब्लिक उनको नहीं परचेज़ कर पा रही थी, अवेलेबल नहीं हो पा रही थी उनके लिए। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ एक्ट्स को इंट्रोड्यूस कराया, और ये एक्ट थे बेसिकली 3: पेटेंट एक्ट, DPCO एक्ट एंड फेरा एक्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ पेटेंट एक्ट। पेटेंट एक्ट बेसिकली वो एक्ट होता है कि जब भी कोई साइंटिस्ट कोई नया फॉर्मुलेशन या फिर नया प्रोसेस, कोई भी मेडिसिन को प्रिपेयर करता है तो उसमें कई साल लगते हैं, बहुत सारा एक्सपेंसेस होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक अथॉरिटी देती है उस साइंटिस्ट को कि आप उस मेडिसिन को मिनिमम 5 ईयर के लिए अपने नाम पर पेटेंट करवा सकते हो, और ये आपकी परमिशन के थ्रू ही मैन्युफैक्चर की जाएगी। बट जैसे ही 5 ईयर और इसके लिए उनको रेवेन्यू दिया जाता है, और जैसे ही 5 ईयर कंप्लीट होंगे, उस 5 ईयर के बाद वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगी और उसको कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रिपेयर कर सकती है, मीन्स प्रोड्यूस कर सकती है। तो ये उस साइंटिस्ट के बेनिफिट के लिए ये पेटेंट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट था DPCO एक्ट, और दिस इज़ द ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर एक्ट। तो इसमें क्या किया कि बेसिकली कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रोविजंस को इंट्रोड्यूस कराया गया था, जिस कोई भी इंडस्ट्री अगर मैन्युफैक्चर कर रही है तो उसका जो प्राइस है वो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही डिसाइड कर सकते हैं, इससे बियॉन्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका फेरा एक्ट। फेरा एक्ट में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट होता है, मींस ड्यूरिंग द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट क्या टैक्सेस अलाउड हैं वो हमारे फेरा एक्ट में आते हैं। ठीक है, तो 1970s में ये 3 एक्ट को लॉन्च किया गया। देन आफ्टर 1994, इन 1994 में बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया गेट। व्हाट इज़ गेट? ये बेसिकली जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स है। मीन्स ट्रेड मीन्स होता है, व्हाट इज ट्रेड? ट्रेड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में विद इन इंडिया अगर कोई भी मेडिसिन ट्रांसपोर्ट की जाती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रेड। वाइल टैरिफ्स क्या होते हैं? टैरिफ्स वो टैक्सेस होते हैं जो कि एक कंट्री दूसरी कंट्री पे लगाती है। जैसे कि ये टैरिफ्स अभी बढ़ाया गया था अमेरिका के थ्रू इंडिया पे, तो अगर जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो टैरिफ लगता है। ठीक है, नाउ कम टू द अमेंडमेंट्स इन पेटेंट एक्ट। तो बेसिकली जब पेटेंट एक्ट आया 1970s में, आफ्टर दैट उसमें कई साल, मतलब मिनिमम 4 to 5 ईयर्स के बाद उसमें कुछ चेंजेस हुए, और ये चेंजेस हुए सबसे पहले 1995 में फर्स्ट अमेंडमेंट आया पेटेंट एक्ट में। 1999 में, मीन्स आफ्टर 4 ईयर्स, सेकेंड अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस, कुछ चेंज आना, कोई रूल को चेंज करना, कुछ नया रूल ऐड करना, या फिर कोई प्रीवियस रूल को वहाँ से एक्सक्लूड करना। देन आफ्टर इन 2004 में थर्ड अमेंडमेंट आया पेटेंट एक्ट में। ठीक, उसके बाद हम आते हैं अमेंडमेंट इन DPCO एक्ट। तो DPCO एक्ट में अगर हम देखें तो 1995 में पहला अमेंडमेंट हुआ DPCO एक्ट में, जिसमें कि
प्राइस को कंट्रोल किया गया, न्यू 74 बल्क ड्रग्स को ऐड किया गया और जो प्राइस थे उनको डिक्रीज़ किया गया। 2013 में सेकेंड अमेंडमेंट आया DPCO एक्ट, मतलब ड्रग प्राइस एंड कंट्रोल ऑर्डर एक्ट, और उसके बाद में हमारा अमेंडमेंट हुआ फेरा एक्ट में, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। अब इसमें क्या चेंज हुआ, इसमें अमेंडमेंट हुआ तो कुछ साल के बाद इसका नाम ही चेंज कर दिया गया। तो पहला अमेंडमेंट 1993 में हुआ, 1999 में इसको बिल्कुल ही तरीके से ख़त्म कर दिया गया, और 2004 में एक नया एक्ट बन के आया जिसको फेमा एक्ट बोला गया, मींस फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बोला गया। और इस 2004 में इसको अमेंडमेंट ना बोल के इसका नया इस्टेब्लिशमेंट हुआ एक्ट का, ठीक। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा, इसके बाद जो बाद का जो पीरियड था, इन पीरियड बिटवीन 2010 to 15, 5 ईयर का जो ये पीरियड था, इसको बोला गया एक्सक्लरेशन फेज़। क्यों? क्योंकि इस वाले फेज़ में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया और ये कंटिन्यू रहा, ठीक। NPPP एक्ट आया, एक DPCO एक्ट आया, और पेटेंट एक्ट में अमेंडमेंट हुआ 2015 में लास्ट, ठीक। इसके बाद अभी और भी अमेंडमेंट हुए हैं, इसमें अमेंडमेंट चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ रूल्स को चेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द टाइम। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस। थैंक यू सो मच।